हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ लिया था हिस्ट्री ऑफ सेल, किस तरीके से सेल का डिस्कवरी हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। इसके अलावा हम लोगों ने ओल्ड सेल थ्योरी जो कि स्केलेटन एंड स्वान ने दिया था उसके पोस्टुलेट्स को स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 पे, चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th में। तो जो हम लोगों को सेल थ्योरी मालूम पड़ी थी, जो पुरानी सेल थ्योरी थी, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वो सेल थ्योरी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किस तरीके से न्यू सेल्स अराइज हुए। ठीक है, तो 1855 में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्को। तो रुडोल्फ वर्को सर ने इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी और उस थ्योरी का इन्होंने नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या इन्होंने थ्योरी प्रपोज करी? इन्होंने प्रपोज किया थ्योरी जिसको बोला गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो नए सेल्स हैं, न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मीनिंग हुआ कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, मतलब जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही बनेंगे। ठीक, लेटर ऑन ये सब प्रूव हो गया कि किस तरीके से ओल्ड सेल से न्यू सेल बनते हैं बाय द सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में। तो ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें प्रूव हो गई। ठीक है, कि किस तरीके से एक ओल्ड सेल से, ठीक है, ये ओल्ड सेल है, और किस तरीके से एक ओल्ड सेल से दो नई सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, ये आपकी न्यू सेल्स हैं, या आप इसको डॉटर सेल्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 1855 में रुडोल्फ वर्काउ ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि सेल्स अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ये वर्ड जो है आपका प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से ही सेल्स इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। ठीक है, जो पुरानी सेल्स हैं, पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स का जन्म होता है। इसके अलावा एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि सेल्स कैन नॉट अराइज डी नोवो। ठीक है, सेल्स कैन नॉट अराइज डी नोवो। डी नोवो का मतलब क्या होता है? डी नोवो का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, सेल्स स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होंगी, मतलब नई सेल्स जो होंगी वो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होंगी। ठीक है, वो पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स बनेंगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है कि अपने आप नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी घुमा दी और नया सेल बन गया। ठीक है, इस थ्योरी को और ज़्यादा मजबूती दिया लुईस पैस्चर के वर्क ने। ठीक है, इसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे लुईस पैस्चर, और लुईस पैस्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो लुईस पैस्चर ने एक एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया कि लाइफ बिगेट्स लाइफ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद में इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि लाइफ बिगेट्स लाइफ। लाइफ बिगेट्स लाइफ का मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स विल अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्या है? लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग्स, अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, लाइफ बिगेट्स लाइफ का मतलब ये हुआ। इससे पहले क्या थ्योरी थी? एरिस्टोटल के समय में एरिस्टोटल खुद ये बात मानते थे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किसी नॉन लिविंग से ओरिजिनेट हुए हैं।
आप खुद सोच सकते हैं कि एरिस्टोटल जैसे, जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, उनका थ्योरी था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग से अराइज हुए हैं। तो कितनी गलत थ्योरी थी, लेकिन उस समय वही थ्योरी पूरा वर्ल्ड मानता था, पूरा विश्व उस थ्योरी को मानता था। लेकिन जब लुईस पास्चर ने ये प्रूव कर दिया कि लिविंग थिंग्स ही या लिविंग ऑर्गेनिज्म ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं, जब ये चीज़ें प्रूव हो गई, तब जा कर के ये भी प्रूव हो गया कि जो सेल्स ना अपने आप वो ओरिजिनेट नहीं होती हैं। ठीक है, कोई मैजिक नहीं हो रहा है, स्पॉन्टेनियस सेल्स अराइज नहीं होती हैं। सेल्स तभी अराइज होंगी हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनेंगी। ठीक है, क्या कहा हमने? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनेंगी। इस बात को गांठ बांध लेना है कि हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनेंगी। और इस थ्योरी को ओमिनस सेलुला ई सेलुला कहा जाता है, और इसको दिया था आपके साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्काउ ने। तो जब रुडोल्फ वर्काउ ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया, तो इसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी सीन में आती है। ठीक है, आपकी स्टडी में मॉडर्न सेल थ्योरी आती है, और आपको ये मॉडर्न सेल थ्योरी बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी में सबसे पहला हो जाएगा आपका कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो बहुत ही जनरल बात हो गई, ये आपकी पुरानी सेल थ्योरी में भी था। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हैं। दूसरा आपका है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो प्रॉब्लम थी आपके ओल्ड सेल थ्योरी की, वो प्रॉब्लम आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी में सॉल्व हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्स हैं, सेल्स कैन हैव सिंगल, ठीक है, और मल्टीपल न्यूक्लियस। सेल्स कैन हैव सिंगल और मल्टीपल न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब कि एक सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपका एक ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली है, जिसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल का। ठीक है, क्यों कहते हैं कंट्रोल सेंटर? क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, और जेनेटिक मटेरियल से ही आपका सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, आप लेटर समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ये जो मल्टीपल न्यूक्लियस की कंडीशन है, ये कैसे अराइज होती है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो आपका जो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, एक न्यूक्लियस से अधिक न्यूक्लियस आपको सेल्स में मिल रहे हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है जिसको आप बोलते हैं सिंसीशियम। क्या बोलते हैं? सिंसीशियम। और सेकंड है आपका सिनोसिटिक। क्या है? सिनोसिटिक। तो दो कंडीशंस आपकी अराइज होती हैं, एक आपका सिंसीशियम कंडीशन है और दूसरा आपका सिनोसिटिक कंडीशन है। ये दो आपकी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंसीशियम में क्या होता है। ठीक है, तो सिंसीशियम में आपको, आप ये समझिएगा, मान लीजिए कि ये एक मल्टी सेलुलर टिश्यू है जो मैंने बनाया है। ठीक है, क्या है ये? इट इज़ अ मल्टी सेलुलर टिश्यू। और मल्टी सेलुलर टिश्यू में आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर टिश्यू है तो टिश्यू जो होती हैं वो सेल्स से मिलके बनी होती हैं। तो ये जो मैं कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है,
ये आप मान के चलिए कि ये अलग अलग सेल्स हैं, और ये जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ ये हर सेल का अपना रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये आपके न्यूक्लियस हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया मल्टीसेलुलर टिश्यू। और होता क्या है, सिंसीशियम कंडीशन तब बनती है जब कुछ समय के बाद में यहाँ पे जो सेल वॉल है, ठीक है, जो सेल वॉल है वो सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, सेल वॉल डिज़ोल्व्स, सेल वॉल डिज़ोल्व्स। और जब आपकी सेल वॉल डिज़ोल्व हो गई इस पर्टिकुलर सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में, इस टिश्यू में जब सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएंगी तो क्या होगा, कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसी स्ट्रक्चर में आपको न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो ये टिश्यू जितने सेल्स से मिलके बना था उतने न्यूक्लियस आपको इस पर्टिकुलर टिश्यू में दिखाई देंगे। और होगा क्या कि ऑल न्यूक्लियस, जितने न्यूक्लियस थे, ऑल न्यूक्लियस केम इन सिंगल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल न्यूक्लियस केम इन सिंगल स्ट्रक्चर, ऑल न्यूक्लियस केम इन सिंगल स्ट्रक्चर। तो ये जो कंडीशन बनी, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंसीशियम। ठीक है, और ये सिंसीशियम कंडीशन कहाँ देखा जाता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, स्केलेटल मसल सेल्स में ये कंडीशन देखी जाती है। ठीक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिनोसिटिक कंडीशन। राइट, तो सिनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है देखते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन में मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, और अभी इसमें केवल सिंगल न्यूक्लियस है, तो हम लोग इसको यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, ये यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन है। और इस यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन से आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक, और यहाँ पे आपको मल्टीपल न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। राइट, और मल्टीपल न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अगर न्यूक्लियस डिवाइड करे तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक, ये होता है प्रेजेंट, बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा और न्यूक्लियस डिवाइड करते जाएंगे और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा हर न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद में, तो क्या होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, और एक यूनिक न्यूक्लिएट कंडीशन से एक मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन अराइज होगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन।